हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं पुखराज वरण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, हम पहला पार्ट कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, जिसके मैंने 5 लेक्चर बनाए हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर वॉच कर दें ताकि आपको वो वाला यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर भी सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर श्वसन तंत्र, उसके बाद हम परिसंचरण तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारा कुछ हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारे ये तंत्र बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं, हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उस चीज़ पे उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मानव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व तो बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो कोशिका होता है। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब आगे समझिए, कोशिकाएं जब मिलती हैं तो एक विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करती है, यानी कि कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। और कोशिकाएं मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं उत्तक। तो कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्तकों का निर्माण करते हैं। उत्तक 2 या 2 से अधिक उत्तक अगर मिलते हैं तो वह उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, और उत्तक तंत्र आगे जाकर अंग का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंग। अंग जैसे कि आमाशय हमारा एक अंग है, अग्नाशय एक अंग है, वृक्क एक अंग है और यकृत एक अंग है। तो ये बच्चों क्या है, ये अंग हैं। जब अंग मिल जाते हैं और अंग एक ग्रुप में मिलकर, एक समूह में मिलकर जब एक प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे हम तंत्र कहते हैं। जब अंग एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं उसे हम कहेंगे तंत्र, और हम कहेंगे अंग तंत्र। जैसे कि पाचन तंत्र के अंदर मुख, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। तो अंग हो जाएंगे जो मैंने पहले बताए, और वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, तंत्र बना रहे हैं। जैसे कि पाचन तंत्र, पाचनिक तंत्र, श्वसन तंत्र, ये तंत्र हैं जो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनते हैं। और अंग तंत्र से ही किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं से लेकर बॉडी का निर्माण इस रूप में होता है। बात करें हम पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे। पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को हम किस प्रकार से परिभाषित करें। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको जब पहला यूनिट पढ़ाया था उसकी शुरुआत में मैंने बताया था कि मानव के द्वारा कई प्रकार के पोषक ग्रहण किए जाते हैं। तो जो पोषक ग्रहण किए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। अब जब इन पोषकों को हम ग्रहण करते हैं, इन भोजन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो हम इसको जटिल अवस्था में ग्रहण करते हैं। जटिल रूप में भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो किस रूप में होता है विद्यार्थियों, जटिल रूप में होता है। इस जटिल रूप को हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो अवशोषित नहीं कर पाता है। इसलिए इस जटिल रूप को, भोजन के जटिल रूप को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में परिवर्तित करना या सरल रूप में तोड़ना, और तोड़ने के बाद अवशोषित करना और अवशोषित करना। तो भोजन के जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसे अवशोषित कर दिया। इसके अंदर बच्चों कई प्रकार के अंग भाग लेते हैं, कई प्रकार के अंग भाग लेते हैं, और कई प्रकार की इसमें ग्रंथियां भी भाग लेती हैं। कई प्रकार के अंग व कई प्रकार की ग्रंथियां भाग लेती हैं, और इसको हम सम्मिलित रूप से बच्चों क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से अंग पाचन तंत्र के अंदर भाग में लेते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां पाचन तंत्र में सम्मिलित हैं। तो उसको हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंग जो मानव के पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है विद्यार्थियों मुख। यहाँ पे क्या आता है,
मुख। मुख के बाद 2 नंबर पे ध्यान देना, मुख के बाद यहाँ पर जो ये वाली पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं ग्रसनी। तो यहाँ पे 2 नंबर पे हमने क्या लिख दिया, ग्रसनी। इसको हमने बच्चों कहा भोजन नली, इसका नाम है भोजन नली। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर पे लिख दिया भोजन नली, इसी का नाम है ग्रास नली। भोजन नली या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कह सकते हैं। और बात करें हम 4 नंबर की, तो ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आमाशय। आमाशय के बाद भोजन जो है वो इस वाली नली में आ जाएगी, यहाँ से शुरू होकर और यहाँ पर खत्म, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भोजन पचता है, अवशोषित होता है, इस वाले भाग को हम कहते हैं छोटी आंत। तो 5 नंबर पे हमने क्या लिख दिया, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले भाग में आएगा, और इस वाले भाग को हम कहते हैं बड़ी आंत। 6 नंबर पे क्या आ जाएगी, बड़ी आंत। तो ऑल ओवर हम मानव के पाचन तंत्र के अंदर जो मेजर अंग रहते हैं वो ये वाले रहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां भी काम में आती हैं, कुछ ग्रंथियां भी काम में आती हैं। और वो ग्रंथियां कौन कौन सी हैं एक बार देख लें। वो ग्रंथियां 1 नंबर पे होगी यहाँ पे वो ग्रंथियां होगी यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां, इसको हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां। 3 लार ग्रंथियां होती हैं। इसके अतिरिक्त हम नीचे आते हैं तो विद्यार्थियों ये वाला पार्ट देख लो, इसको हम कहते हैं यकृत। तो 2 नंबर पे यकृत, ये ग्रंथि भी मानव के पाचन तंत्र में सम्मिलित है, मानव के भोजन को पचाने में सहायता करती है। और इसके बाद में ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। 3 नंबर पे हमने क्या लिखा, अग्नाशय। अग्नाशय भी हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करती है। तो इस प्रकार से कुछ अंग हैं, कुछ ग्रंथियां हैं जो मानव के पाचन तंत्र में सम्मिलित हैं। अब आगे हम बात करते हैं इन अंगों की, इन अंगों के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं, कितने कितने भाग होते हैं। इन अंगों के भाग पढ़ेंगे, उसके बाद इन ग्रंथियों के कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। यहां पर अगर हम बात करें मुख की, तो मुख के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, मुख के अंदर दांत होते हैं, जिह्वा होती है, तालु होता है। तो इन चीजों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, मुख के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर जीवा होती है। जीवा क्या काम करती है, जीवा भोजन के स्वाद का अनुमान लगाती है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं मुख, और मुख में भी हम किसका अध्ययन करेंगे, पहले जिह्वा का। ये जो विद्यार्थियों जिह्वा होती हैं, इस जिह्वा का कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना। स्वाद का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान कौन कराता है, तो मुख या जिह्वा स्वाद का ज्ञान कराता है। इसके बाद विद्यार्थियों मुख के अंदर होते हैं दांत। दांत अगर हम बात करें मनुष्य के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के अंदर तो 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में भी 16। ऊपर के जबड़े में 16, नीचे के जबड़े में भी 16। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 32 या 32 दांत होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि मनुष्य के जो दांत होते हैं, ये मनुष्य का दांत हो गया। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो इस प्रकार से एक सांचे में फिट होते हैं। सांचे में क्या होते हैं विद्यार्थियों, फिट होते हैं। और ये सांचे जो है ये क्या कहलाते हैं, मसूड़े कहलाते हैं। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं एक सांचे में होते हैं, इस कारण हम इसे क्या कहेंगे, गर्तदंती कहेंगे, गर्तदंती। तो मसूड़े की और जो दांतों की स्थिति है वो किस टाइप की हो जाएगी, गर्तदंती हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम दांतों के बारे में दूसरी बात करें तो मनुष्य के शरीर में 2 बार दांत आते हैं। पहले दांत दूध के दांत और दूसरे उसके बाद। तो दूध के दांत होते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार तो आते हैं दूध के दांत, फिर दूसरी बार आते हैं स्थायी दांत, परमानेंट दांत। 2 दांत आते हैं, दूध के दांत, स्थायी दांत। 16 दांत हैं। अगर हम दांतों के प्रकार की बात करते हैं तो 4 प्रकार होते हैं दांतों के। यहां से देख लीजिए दांतों के कितने प्रकार होते हैं। तो दांतों के यहां से 4 प्रकार होते हैं। दांत होता है कृंतक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चौवर्णक। तो यहां पे कुल दांतों की संख्या 32 होती है। दांतों के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक।
विद्यार्थियों एक फॉर्मूला है मेरे पास, उस फॉर्मूले को आप याद रखें। इस फॉर्मूले को मैं कहूँगा दंत सूत्र। ये दंत सूत्र होता है 21-23 बटे 21-23। इसका मल्टीप्लाई विद्यार्थियों 2 से कर देना है। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दांतों की संख्या निकल के आ जाएगी कि कृंतक कितने हैं, रत्न कितने हैं, अग्रचूर्ण कितने हैं, चूर्ण कितने हैं। अगर मैं इस 2 को इस 2 के साथ जोड़ दूं तो कितने होंगे 4, और 4 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने होंगे 8, यानी कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हुआ, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी कि रत्नक दांतों की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ो, इस 2 को 4 हो गई, और 4 का 2 से गुणा कितना होता है 8, यानी कि अग्रचूर्णक दांतों की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। इसी प्रकार से 3 और 3 को जोड़ा 6, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। अब इसको कैलकुलेट, इसको जोड़ो, इसका योग करो, एडिशन करो। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 कितने होते हैं 20 और 12 कितने होते हैं 32 होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के मुख के अंदर कितने दांत होते हैं 32 ही होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, 8 कृंतक होते हैं, 4 रदनक होते हैं, 8 अग्रचूर्णक होते हैं, 12 चूर्णक होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे कितने दांत आ गए टोटल 32 दांत आ गए। अब इन दांतों के कार्य क्या होते हैं उनको एक नजर देख लीजिए। कृंतक दांतों का कार्य है भोजन को काटना। क का मतलब काटना, सीधा से याद रह जाएगा। क से कृंतक, क से काटना। तो कृंतक दांतों का कार्य काटना हो गया। रदनक दांतों का कार्य हो गया चीरना और फाड़ना, भोजन को चीरना और फाड़ना। अग्रचूर्णक और चूर्णक इन दोनों का कार्य है भोजन को चबाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रसनी की। तो भोजन जब मुख के द्वारा काटा जाता है, चीरा फाड़ा जाता है, चबाया जाता है, उसके बाद ये कहाँ आ जाता है ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी में यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है विद्यार्थियों, एक एपिग्लोटिस होता है जिसको जरूर से याद रख लें। एपिग्लोटिस होता है। इस एपिग्लोटिस का कार्य ये है कि भोजन तो भोजन नली में जाए और श्वास किस में जाए, श्वास नली में जाए। यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एपिग्लोटिस का जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और भोजन किस में चला जाता है भोजन नली में, यानी कि इस वाली नली में भोजन आ जाता है। यानी कि ग्रसनी के अंदर और भोजन नली के अंदर किसी प्रकार की कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। थोड़ी बहुत पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है मुख के अंदर होती है। मुख के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन की प्रक्रिया करते हैं। एक होता है एमाइलेज, होता है टाइलिन। एमाइलेज और टाइलिन ये 2 होते हैं जो मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देते हैं। उसके बाद भोजन आ जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली में जो भोजन की गति होती है विद्यार्थियों, भोजन की गति, उस गति को हम कहते हैं कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर कर्माकुंचन गति से संबंधित प्रश्न आ जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे भोजन को लचीला बनाया जाता है। यहाँ पर भोजन को लचीला बनाया जाता है किसके द्वारा, श्लेष्मा के द्वारा, क्योंकि भोजन नली या ग्रास नली के अंदर श्लेष्मा का स्राव होता रहता है जो भोजन को लचीला बनाता है। और वो लचदार भोजन कहाँ आ जाता है, वो लचदार भोजन आ जाता है आमाशय के अंदर। बात करें हम आमाशय की, इस वाले पार्ट की, तो इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। किसको, आमाशय को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो आमाशय को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। आमाशय को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग जिसको हम कहते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक। दूसरे वाला भाग जिसको हम कहते हैं फंडिस भाग, और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक भाग। यानी कि एक आमाशय को जब हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र के अंदर तो उसके 3 भागों को पढ़ते हैं, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। भोजन सबसे पहले कार्डियक में आता है, उसके बाद फंडिस भाग में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है पाइलोरिक भाग में जाता है। अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय के अंदर आमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं, भित्तियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को कैसा माध्यम देता है, अम्लीय माध्यम देता है। और यहाँ पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को गलाने में क्या करता है, सहायता करता है। इसके बाद आमाशय की अगर हम बात करें तो आमाशय में 2 अवरोधनियाँ होती हैं। आमाशय के अंदर 2 अवरोधनियाँ होती हैं, अवरोधिनी जिसे हम कहेंगे, अवरोधिनी होती हैं। कौन कौन सी होती है उसको देख लीजिए। एक अवरोधिनी होती है जो यहाँ से आमाशय से अम्लीय भोजन को वापस से ग्रास नली में जाने से रोकती है, तो इसे हम कहते हैं ग्रास नली
अवरोधिनी, ग्रास नली अवरोधिनी। कहने का मतलब है कि आमाशय से ग्रास नली में भोजन को जाने से रोकती हैं। दूसरी अवरोधिनी होती है यहाँ पर इस आमाशय की और छोटी आंत के मध्य, और इसको हम कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधिनी, जठर निर्गमी अवरोधिनी। इस अवरोधिनी का काम ये है कि यहाँ से आमाशय और छोटी आंत के मध्य भोजन का नियंत्रण, आमाशय और छोटी आंत के मध्य जो भोजन का नियंत्रण रहता है वो जठर निर्गमी अवरोधिनी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें ये समझ ली। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम आमाशय के अंदर एक और चीज़ समझ लो बच्चों, यहाँ पर आमाशय के अंदर दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। ये दो एंजाइम है विद्यार्थियों, पेप्सिन और रेनिन। इन दोनों का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन तो वयस्कों के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन जो है वो बच्चों में होता है जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये वाली बात होगी आमाशय से रिलेटेड। उसके बाद हम चलते हैं सीधे छोटी आंत में, जो कि यहाँ से आरंभ होती है और यहाँ पे खत्म होती है। अगर हम सबसे जटिल भाग की बात करें या सबसे बड़े कार्य के तौर पे बात करें तो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत का काम होता है। सबसे बड़ा कार्य किसका होता है? छोटी आंत का ही होता है। छोटी आंत को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका भाग जो है वो ये वाला भाग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्रहणी, इसको हम कहते हैं ग्रहणी। और इसके बाद भोजन आ जाता है अग्र शुदांत्र में, जो कि ये वाला भाग रहता है, अग्र शुदांत्र। अग्र शुदांत्र के बाद में जो भोजन है वो आ जाता है इस आखिरी वाले भाग में, इसको कहते हैं हम शुदांत्र। अब इनका वर्क समझ लीजिए आप। जितने भी स्राव होंगे, देखिए यहाँ पे यकृत है, यकृत के द्वारा विद्यार्थियों पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। और इस पित्त रस का भंडारण कहाँ होता है? इसके अंदर होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं पित्ताशय। इस पित्ताशय के अंदर पित्त रस का क्या होता है विद्यार्थियों? भंडारण होता है। और उसके बाद यहाँ से पित्त रस कहाँ जाता है? इस ग्रहणी वाले भाग में आता है। यानी कि यकृत से या पित्ताशय से स्राव कहाँ आते हैं? इस वाले भाग में आते हैं, ग्रहणी वाले भाग में। अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम सर्कुलेट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो इस अग्नाशय से किस में आ जाते हैं? ग्रहणी वाले भाग में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहणी स्वयं, छोटी आंत स्वयं जो है वो भी कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ जाते हैं? इस वाले भाग में, ग्रहणी वाले भाग में आते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक पाचन की, तो सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होती है। और बात करें इस अग्र शुदांत्र की, क्योंकि ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ चला जाएगा? अग्र शुदांत्र में चला जाएगा। और यहाँ पर अवशोषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। भोजन को पचाने के बाद वापस से उसे क्या करना पड़ता है? अवशोषित करना पड़ता है। तो अवशोषित करने का कार्य कौन करेगा? अग्र शुदांत्र करेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ कोशिकाओं की, तो इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम है आंत्र कोशिकाएं। ये आंत्र कोशिकाएं क्या करती हैं? अवशोषण का कार्य करती हैं। और आखिर में बात करें शुदांत्र में, तो बचे हुए जो भी पदार्थ रहते हैं वो शुदांत्र में अवशोषित किए जाते हैं। और शुदांत्र में अवशोषित करने के बाद भोजन को आगे कहाँ भेजा जाता है? बड़ी आंत के अंदर भेजा जाता है। बात करें हम बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत को भी विद्यार्थियों हम तीन पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग जिसको हम कहते हैं अंधनाल, दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं बृहदांत्र, तीसरा भाग जो ये वाला रहता है इसको हम कहते हैं मलाशय। तो कुल मिला के यहाँ पे तीन पार्ट हो गए किसके? बड़ी आंत के। अंधनाल जो कि यहाँ वाला ये वाला भाग रहता है, अंधनाल के बाद ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा विद्यार्थियों क्या रहता है? बृहदांत्र रहता है। और नीचे वाला ये पार्ट क्या रहता है? मलाशय रहता है। अंधनाल की नीचे की तरफ विद्यार्थी यहाँ पे एक कृमि रूपी परिसेचिका होती है, कृमि रूपी परिसेचिका होती है। और इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? अपेंडिक्स का नाम देते हैं। बृहदांत्र को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। इस बृहदांत्र को हम चार भागों में बांटते हैं। और मलाशय की बात करते हैं तो आखिरी भाग होता है। यहाँ पर सबसे अगर बड़ी बात करते हैं कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, तो मनुष्य के अंदर जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण व जल, तो खनिज लवण व जल का अवशोषण कहाँ होता है? खनिज लवण व जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर। किसके अंदर? बड़ी आंत के अंदर खनिज लवण व जल का अवशोषण होता है।
इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं कि जो भी भोजन अब बच गया, जिसका पाचन नहीं हुआ, वो कहाँ आ जाएगा, मलाशय में एकत्रित हो जाएगा। अब अपचित भोजन आ गया इस वाले पार्ट में, मलाशय के अंदर। इसमें अब भोजन का क्या होगा, अपचित भोजन का परिवहन होगा। किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर सवर्णी पेशियाँ होती हैं विद्यार्थियों, सवर्णी पेशियाँ होती हैं। इन सवर्णी पेशियों के द्वारा भोजन को आगे भेजा जाता है और उसके भोजन की गति को, अपचित भोजन की गति को आगे जिस भागों में भेजा जाता है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये ऑल ओवर जो मोटी मोटी बातें थी इस पाचन तंत्र से रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अगर आपके डाउट रहते, हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा टॉपिक है जो कम से कम 4 या 5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होता है, जिसको मैंने एक लेक्चर के अंदर समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं उसकी आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करते जाएं, इसको शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।